नमल। किसी ने उसे टिश्यू पास करते नहीं देखा था। सुपरिटेंडेंट ने टिश्यू उसके पास देखा था और अगली पिछली उन्हें धूम कटी लोमड़ी का शिकार लगी थी। सिर्फ उसे उठाया गया। वो मिन्नत करती रही, कभी गुस्से से ज़ोर से भी बोलती, मगर कोई असर नहीं। मैडम उसे 2 कमरों से गुजार कर एक ऑफिसनुमा कमरे में ले आई। उसे कुर्सी पे बिठा दिया, पर्चा पेपर वेट तले रख दिया और एक दूसरे टीचर को यूनिवर्सिटी की इंस्पेक्शन टीम को कॉल करने को कहा। मुकदमे का पर्चा उन्होंने ही आकर बनवाना था। टीम शहर के किसी दूसरे इम्तिहानी मरकज़ में दौरे पे थी। उनको आने में कुछ वक्त लगना था। घड़ी की टिक टिक हुनैन के असाब पे हथौड़े बरसा रही थी। वो सफ़ेद चेहरा लिए हवास बख्ता परेशान सी बैठी थी, मगर खामोश नहीं थी। वो बार बार एहतजाज कर रही थी, मैम मैंने कुछ नहीं किया, वो पिछली लड़की का था। अगर आपने एक लफ्ज़ भी मज़ीद बोला तो मैं उस पर अभी सुर्ख कांटा फेर दूंगी। उन्होंने गुस्से से झड़का। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सर झुका दिया, मगर वो हार नहीं मान सकती थी। वो सद यूसुफ की बहन थी। ओह, भाई को कितनी शर्मिंदगी होगी इस पर। हुनैन चिटिंग करते पकड़ी गई। थाने में मुकदमा, वो लरस कर रह गई। भाई कभी उस पर दोबारा एतमाद कर सकेगा। सुपरिटेंडेंट को एक टीचर ने बुलवाया। एक दूसरे कमरे में कुछ लड़कियां क्वेश्चन पेपर पे लिख रही थीं। उनकी लापरवाही ने उनको भी फंसा दिया। अभी पिछले पेपर में एक पूरी किताब जो क्वेश्चन पेपर पे पॉइंट्स लिख रही थी और इस किताब में टहलती मुमतहिन। दोनों पे पर्चा किया था इंस्पेक्टर ने, और अभी वही जलाद सिफ्त इंस्पेक्टर फिर आने वाला था। सुपरिटेंडेंट गुस्से से बाहर निकली। हुनैन कमरे में तन्हा रह गई। घड़ी की टिक टिक हर सू गूंजने लगी। मेज़ पे सुपरिटेंडेंट के पर्स के साथ उनका मोबाइल भी रखा था। हुनैन ने अध खुले दरवाजे को देखा और लम्हे भर में फैसला किया। उसे मदद पुकारना था, मगर कौन आएगा। मोबाइल उचक कर उसने धड़कते दिल से नंबर मिलाया। पहले साथी का, फिर मिटा दिया। भाई के सामने शर्मिंदगी नहीं, फिर पप्पू का। 2 हिंसों के बाद ही मिटा दिया, कभी भी नहीं। और मामू का तो कोई नंबर ही ना था, फिर किसे करे। वक्त की रेत हाथों से फिसलती जा रही थी। वो तारीख सुरंग में खड़ी थी और ऐसे में अचानक सुनहरी रंग से लेके गहरा हिंसे जगमगाने लगे। बिना सोचे समझे उसने नंबर डायल किया। ये पहली दफ़ा तो नहीं था कि वो एक दूसरे को फेवर दे रहे थे। हेलो। हाशिम ने तीसरी घंटी पे फ़ोन उठाया। वो गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा था और एक्सीडेंट में मरने वाली लड़की की फैमिली से मिलकर वापस आ रहा था। गो के नंबर अनजान था, मगर हाशिम हर अनजान नंबर उठाया करता था। हाशिम भाई, मैं हुनैन बोल रही हूँ। मुंह पे हाथ रखे वो दबी दबी आवाज़ में बोली। खौफजदा नज़रें दरवाजे पे टिकी थीं। कौन हुनैन? वो याद करने लगा। हुनैन के गिर्द अंधेरे बढ़ने लगे थे। नकल करने पे एक पर्चा, इम्तिहानी मरकज़ में मोबाइल इस्तेमाल करने पे दूसरा पर्चा। मैं नुसरत की बेटी, फारिस की भांजी, सुमर की सादी की बहन। हाशिम चौंका था। हाँ हुनैन, बोलो बेटा, क्या हुआ, खैरियत? और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। हाशिम भाई, उन्होंने मुझे चीटिंग के जुर्म में पकड़ा है। पर्चा होगा, प्लीज़ कुछ करें। तुम किधर हो? मुझे एड्रेस बताओ, और फ़ोन कहाँ से कर रही हो? उसने जल्दी जल्दी एड्रेस बताया कि बाहर से बोलती सुपरिटेंडेंट की आवाज़ करीब आने लगी। सुपरिटेंडेंट आ गई, कॉल बैक मत कीजिएगा। घबरा कर उसने फ़ोन रखा। दरवाज़ा खुला और वो अंदर आई। हुनैन ने माथे से पसीना साफ किया। दोनों टीचर्स उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं थीं। उसे तो वो किनारे लगा ही चुकी थी। अब पूरी 5 लड़कियों के क्वेश्चन पेपर्स का मामला आ गया था। इंस्पेक्शन टीम आएगी तो ये पिंडोरा बॉक्स भी खुलेगा। वो लोग सख्त गुस्से में थी। किसी ने भी मोबाइल की सिमत ना देखा कि उनको बिला इजाज़त खुद भी मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त न थी। हुनैन अब बेहतर महसूस कर रही थी। हाशिम से बात करके तसल्ली हुई थी। ये लॉ कॉलेज था। हो सकता है हाशिम इन ख़राब अंग्रेज़ी वाले प्रिंसिपल को जानता हो। वो उन्हें फ़ोन कर दे और मामला ख़त्म हो जाए। हाशिम तो सबको जानता है, और ये तो सबको पता था कि काम के वक्त हाशिम कारदार को ही पहली कॉल की जाती है। उसने कोई गलती नहीं की। वो उंगलियां मरोड़ती खुद को रिलैक्स कर रही थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। वो खिड़की से नीचे गेट को देखने लगी। यहाँ से गेट साफ दिखाई देता था। वो
वकील प्रिंसिपल कब आएंगे? उफ, कितना वक्त गुजरा, सुपरिटेंडेंट की कितनी कड़वी कसीली सुनी, कुछ पता नहीं। पता इस वक्त चला जब उसने गेट के पार स्याह चमकती कार रुकती देखी। पिछला दरवाज़ा खोलकर वो निकला। स्याह सूट, टाई, सन ग्लासेस, हाथ में सुर्ख कवर की फाइल। ग्लासेस उतारते हुए उसने गेट पार किया। हुनैन का सांस रुक गया। बहुत अरसे बाद देखा था, मगर वो पहचान गई थी। वो हाशिम था। हाशिम खुद आया था हुनैन के लिए। वो साकित थी। वो वकील लग रहा था, या उसकी शख्सियत ऐसी थी। उसे किसी मुलाजिम ने नहीं रोका। वो किसी इम्तहानी कमरे का पूछ कर ऊपर आया, राहदारी अबूर की और सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के सामने रुका। हुनैन बेइख्तियार खड़ी हो गई। उसकी आंखों में उम्मीद और खौफ दोनों सिमटे थे। सुपरिटेंडेंट आप हैं? हाशिम ने संजीदगी से सुपरिटेंडेंट को मुखातिब किया। वो दोनों खवातीन पजल सी होकर उसे देखने लगी। जी मैं ही हूँ, मगर ये इम्तहानी मरकज़ है, यहाँ गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला। उसकी शख्सियत के रोब में वो ज़रा धीमी से कहने लगी, तो फिर आप इनको यहाँ से भेज दें, क्योंकि मुझे और आपको तन्हाई में बात करनी है। हाशिम ने कुर्सी खींची, टांग पे टांग जमा कर बैठा और संजीदगी से दूसरे मुम्तहन की जानिब इशारा किया। सुपरिटेंडेंट परेशान हुई, मगर दूसरी टीचर खुद ही जल्दी बाहर निकल गई। हुनैन, बेटा ज़रा दरवाज़ा बंद कर दो, उसने इत्मीनान से दूसरा हुक्म सादिर किया। सुपरिटेंडेंट चौंकी। वो इस बच्ची को जानने वाला था, मगर हुनैन ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। फिर वो वापस आकर खड़ी रही। टांगों से जान निकलने को थी, मगर बैठी नहीं। हाशिम ने अभी तक उसकी तरफ नहीं देखा था। देखिए, आप इस तरह अंदर कैसे आ गए हैं? ये कोई तरीक़ाकार नहीं। अब उनको गुस्सा चढ़ने लगा। मैं हाशिम कारदार हूँ, हुनैन यूसुफ का वकील, और तरीक़ाकार भी अभी आपको समझाई देता हूँ। मगर उसके नाम का सुपरिटेंडेंट पे कोई असर ना हुआ। वो उसे नहीं जानती थी। इस बच्ची ने नकल की है। ये नकल की बूटी टिश्यू पेपर लहराया। हमने उसके पास से पकड़ी और अभी इंस्पेक्टर आकर उस पर पर्चा काटेंगे। इसलिए मैं यहाँ आपकी कोई सिफारिश नहीं सुनने वाली हूँ। जी, ये नकल की बूटी इसके पास थी। बिल्कुल थी। हाशिम ने इस बात में सर हिलाया, तो हुनैन ने करंट खाकर बेयकीनी से उसे देखा। और ये बूटी उसे आपने पहुँचाई थी, मैडम सुपरिटेंडेंट। मैडम का मुंह खुल गया, आंखों में हैरत और फिर गुस्से हलकोरे लेने लगा, मगर अब हाशिम ने उसे बोलने का मौका नहीं देना था। ये आपने ही पहुंचाई है, बिल्कुल इसी तरह जैसे पिछले चंद सालों में आपने इन 3 रिश्तेदार बच्चियों और एक दोस्त की बच्ची को नकल पहुंचाई थी। इन चारों बच्चियों के बयान हल्फी, नकल अमल का तरीका, इम्तहानी मराकज़ की तफसीलात और शनाख्ती कार्ड्स की कापी सब इस फाइल में मौजूद है। और जब मैं ये फ़ाइल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और कंट्रोलर इम्तहानात को दिखाऊंगा, और जब वो इनमें से एक बच्ची के मुंह से सब सुनेंगे, क्योंकि वो बच्ची बाद में मदरसे चली गई थी और अब उसे अपनी नकल की कमाई गई डिग्री पे बेहद नदामत है, तो आपका क्या बनेगा? सुपरिटेंडेंट का तो रंग सफ़ेद पड़ा ही। हुनैन अलग मुंह खोले हाशिम को देख रही थी, जो सुर्ख फाल लहरा कर सब कह रहा था। ये झूठ है, मैंने कभी किसी को नकल नहीं करवाई। वो मेरा मसला नहीं है, ये बच्ची मेरा मसला है। आप इसे पेपर वापस लें, और इसका जो कितना टाइम ज़ाया हुआ है। रुक कर हुनैन को देखा। वो जो हक्का बक्का उसे देखते जा रही थी। गड़बड़ा कर घड़ी देखी, 40 मिनट। उसके जो 40 मिनट ज़ाया हुए हैं, वो इसको एक्स्ट्रा दें। उसका पेपर बगैर सुर्ख निशान के लिया जाए और इसे इज़्ज़त से जाने दें, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो आपकी यूनिवर्सिटी के वीसी का नंबर मेरे फ़ोन में आर की लिस्ट में है, कंट्रोलर इम्तहानात का एस की लिस्ट में, और आईजी का टी में। सो मेरे RST दबाने से पहले इस बच्ची को उसका पेपर मिल जाना चाहिए। वो सुपरिटेंडेंट की आंखों में देखकर बहुत इत्मीनान से कह रहा था, ये सब बकवास है और हम इंस्पेक्शन टीम को कॉल कर चुके हैं, वो आते ही होंगे। वो बेचैन मुस्तरब गुस्से में थी। ये तो और भी अच्छी बात है, मैं ये फ़ाइल उनको पेश कर दूंगा, और मुझे लगता है कि अभी तक आपको इन लड़कियों के बयानात की नज़ाकत समझ नहीं आई। हुनैन बेटा, ये लो, और पहला बयान इनको पढ़कर सुनो। हाशिम ने सुपरिटेंडेंट को ही देखते हुए फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाई। हुनैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कपकपाते हुए हाथों से फ़ाइल खोली और पहला सफ़ा सामने किया।
کاردار اینڈ سنس پریزنٹیشن۔ ہاشم کاردار کے پوائنٹس۔ وہ اندھوں کی طرح صفحے کو اوپر نیچے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو ہاشم کے آفس کی فائل تھی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ہاشم کا چہرہ دیکھا۔ کیا وہ غلط فائل اٹھا لایا تھا؟ پڑھو حنین، اب ہاشم نے اسے دیکھ کر کہا، پھر ترچھا ہو کر فائل کو دیکھا۔ پہلا کیس تو آپ کی بہت قریبی عزیز بچے کا ہے، اور یہ واقعہ بھی اسی سیکٹر کے ایک کالج میں پیش آیا۔ وہ جیسے پڑھتے ہوئے اعتماد سے کہہ رہا تھا، وہ غلط فائل نہیں اٹھا کر لایا تھا۔ حنین بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم جھوٹ بول رہا تھا۔ بس سپرنٹینڈنٹ کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر سختی سے روکا۔ ہاشم نے فائل لے کر بند کر دی۔ پیپر ویٹ ہٹا کر پیپر اٹھایا اور حنین کو دیا۔ جاؤ، جا کر پیپر کرو۔ حنین نے میڈم کو دیکھا۔ وہ ضبط سے لب کاٹتی اسے دیکھ جا رہی تھی۔ اسی پل دروازہ کھول کر پرنسپل وکیل داخل ہوئے۔ ہاشم نے گردن ترچھی کر کے مسکرا کر دیکھا، پھر اٹھ کر ملا۔ وہ خوشگوار حیرت سے اس سے ملے۔ کاردار صاحب، آپ ادھر کیسے؟ وہ اسے جانتے تھے۔ خیر، اب تو سپرنٹینڈنٹ بھی اسے جان گئی تھی۔ دراصل یہ میری کزن کی بیٹی ہے۔ خاندان میں ایک بزرگ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، مجھے ان کو پک کرنا تھا، مگر یہ خبر سن کر پریشان ہو گئیں اور آدھا پونا گھنٹہ ضائع ہو گیا۔ بمشکل پیپر مکمل کرنے پہ راضی کیا ہے میڈم نے، اور ایکسٹرا ٹائم بھی دیں گی۔ ان کی مہربانی۔ کہتے ہوئے اس نے مسکرا کر سپرنٹینڈنٹ کو دیکھا، جنہوں نے بمشکل اسبات میں سر ہلایا۔ نہیں، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، میں 15-20 منٹ میں کر لوں گی۔ حنین پیپر دبوچے کھڑی ہو گئی۔ جی بالکل، آپ آرام سے کریں، پرنسپل صاحب نے گرم جوشی سے کہا، پھر ہاشم کی طرف متوجہ ہوئے۔ آئیے نیچے آفس میں چل کر بیٹھتے ہیں، بڑا عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ سے۔ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا، پھر گھڑی دیکھی۔ اس کا وقت بہت قیمتی تھا، مگر پھر بھی اس نے حنین سے کہا، پیپر دے کر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ او میڈم، انسپیکشن ٹیم پہنچنے والی ہے، آپ نے ان کو کس سلسلے میں بلایا تھا؟ پرنسپل نے جاتے جاتے ایک دم پوچھا۔ حنین کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ اس نے ہراساں سی ہو کر ہاشم کو دیکھا، جو گہری سرد نظروں سے سپرنٹینڈنٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ہال نمبر 3 میں لڑکیاں کوسچن پیپر پہ لکھ رہی تھیں تو اوکے۔ وہ سر ہلا کر ہاشم کو باہر لے گئے۔ حنین بھی پیپر کسی متاع عزیز کی طرح پکڑے وہاں سے نکل گئی۔ 20 نہیں، اسے 25 منٹ لگے۔ جلدی جلدی پیپر ختم کر کے وہ شعلہ وار نظروں سے خود کو گھورتی سپرنٹینڈنٹ سے نظریں ملائے بغیر نیچے آئی تو ہاشم پرنسپل کے آفس کے فوریج سے نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر خوشگوار سا مسکرایا۔ ہاشم بھائی، تھینک یو سو مچ۔ وہ قریب آ کر بولی تو آواز بھر آ گئی، آنکھیں نم ہو گئیں۔ شکریہ کس چیز کا؟ سادی اور تم نے ہم پر ایک احسان کیا تھا، اس کو اسی کا بدلہ سمجھ لو۔ خیر، میں نے پرنسپل سے کہہ دیا ہے، وہ اس امر کو یقینی بنائے گا کہ تمہارا پیپر بغیر سرخ کاٹے کے سیل ہو جائے۔ ان کو خبر نہیں ہوئی سارے معاملے کی؟ ضرور ہوگی، مگر تب تک تمہارا پیپر جا چکا ہوگا، بے فکر رہو، میں نے سب سنبھال لیا ہے۔ اس نے اعتماد سے کندھے اچکائے۔ مگر وہ فائل، اس میں میڈم کی تفصیلات تو نہیں تھیں؟ ہاشم نے ہنس کر سر جھٹکا۔ مجھے تو اس عورت کا نام بھی نہیں معلوم، مگر وہ سب آپ نے کیسے کہا؟ میں نے اندازہ لگایا، کم از کم 4 دفعہ تو اس نے یہ کام کیا ہوگا، لیکن اگر وہ ایماندار ٹیچر ہوتی تو؟ بہرحال وہ ایماندار نہیں تھی، اور اگر وہ فائل دیکھ لیتی، مجھے پتہ تھا وہ نہیں دیکھے گی، اپنا عمال نامہ کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے کلائی پہ گھڑی دیکھی۔ چلو تمہیں ڈراپ کر دوں۔ وہ سادی یوسف کی بہن بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ نہیں، وین آ گئی ہوگی، اور اگر آپ نے چھوڑا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ ہاشم بھائی، پلیز سادی بھائی کو مت بتائیے گا۔ وہ یکدم خوفزدہ اور شرمندہ نظر آنے لگی۔ کیا یہ کہنے کی بات ہے؟ الٹا وہ حیران ہوا۔ حنین نے نم آنکھوں سے مسکرا کر دیکھا۔ آج پھر پارٹی پہ آ رہے ہو؟ زمر نے RSV پیس ٹکٹ کر کے بھیج تو دیے تھے۔ جی، پھوپھو خود آئی تھیں کارڈ دینے، ہم سب آئیں گے۔ اچھا، زمر خود گئی تھی؟ گڈ۔ ہاشم مسکرا دیا، پھر دوبارہ گھڑی دیکھی۔ اس کو جانا تھا، سو مہذب انداز میں اجازت چاہی۔ حنین کی نگاہوں نے اس کے کار میں بیٹھنے تک اس کا تعاقب کیا۔ اس کا پرفیوم ہنوز اس کے ارد گرد پھیلا تھا۔ وہ جادوگر تھا، ساحر۔ وہ مڑ گئی، ابھی اسے رافع اور نائمہ کی بھی خبر لینی تھی۔